न्यू टॉपिक है स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये टॉपिक बिल्कुल मिरर इमेज है आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो इस चीज को पहले हम देखते हैं, फिर आगे चल करके इसको क्लास डिक्टेशन पे आते हैं। क्लास जिस तरीके से सेंटर में होता है, मतलब यूनियन में होता है, यूनियन या जैसे हम सेंटर कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, ये बिल्कुल क्लास मिरर इमेज है। सेंटर में समझिएगा क्लास, बिल्कुल बेसिक चीजों में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है, स्टेट में नॉमिनल हेड गवर्नर होता है। मतलब नॉमिनल हेड वो जिसके नाम पे सारे काम किए जाते हैं। यूनियन में प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम किए जाते हैं, स्टेट में गवर्नर के नाम पे सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, रियल हेड सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। स्टेट में जो रियल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि स्टेट और सेंटर एक तरीके से मिरर इमेज है। ओके, सेंटर में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। स्टेट में नॉमिनल हेड गवर्नर है जिसके नाम पे सारे काम किए जाएंगे, और रियल हेड चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। पर यहां पे गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर है जिसे हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, वो गवर्नर को दे रखी है। ठीक है, तो स्टेट और सेंटर का हमारे क्या आपका जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस है वो एक ही जैसा है। ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा आपको आज रात तक, आई विल ट्राई, मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि कई लोग लिटरल मान लेते हैं आज रात तक सर ने 12-1 बजे तक नहीं भेजा मटेरियल, मतलब कल मॉर्निंग तक आपके पास मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पीडीएफ तैयार है मेरा। ओके, वो उस पर पहले मैंने वर्क करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था जैसे ही मैं चैप्टर उठाऊंगा मैं आपको पहले एक लिटरेचर दे दूंगा ताकि चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाए, खासतौर से उनकी जिन्होंने अभी बीच से हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा चुका हूं। बाकी आपको लेक्चर्स हम प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले भेज देंगे आपके टेलीग्राम में, ताकि उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर है क्या है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चैप्टर बिल्कुल हवा में छोड़ दूंगा, पर ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें हम वो चीज रिपीट नहीं करेंगे जो हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। फ्यूटाइल है एक चीज को दोबारा दोबारा पढ़ना। ओके, पर नए स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने वो पूरा पीडीएफ खुद बनाया है, वो हम आपको आज रात तक सभी स्टूडेंट्स को दे देंगे। ओके, ताकि चीजें और आसान से क्लियर हो जाए। ओके, और रही बात आपके प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो आपके पास लेक्चर टेलीग्राम में पहुंच जाएगा। वो भी कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग तक आपके पास पहुंच जाए, जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया, जो फॉर्मली जिन्होंने अभी अभी बीच में ज्वाइन किया। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि क्लास हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 163 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हु शैल एड एंड एडवाइज द गवर्नर एंड गवर्नर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस टेंडर्ड, बट एक कंडीशन जोड़ देता है जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करेगा। मतलब आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74 करीब करीब एक जैसा है, समझिएगा। आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। आर्टिकल 163 देखो मैं फिर बता, आर्टिकल 163 कहता है, या इसको उल्टा करते हैं, आर्टिकल 74 पहले लिखते हैं। आर्टिकल 74 रिलेशन बताता है पीएम सीओएम इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट।
और आर्टिकल 163 बताता है रिलेशन सीएम सीओएम इन रिलेशनशिप विद गवर्नर। ध्यान रखिएगा। ओके, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, आम भाषा में। आर्टिकल 74 कहता है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को रट भी गया होगा, याद है या नहीं याद है? ओके, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब आर्टिकल 74 हमारे क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात क्या होती है, दो हेड्स होते हैं। अभी मैंने आपको नॉमिनल हेड और रियल हेड बताया था ना। तो एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति तो सिर्फ नॉमिनल हेड हुआ, रियल हेड कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सलाह देगा, राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब कहने का मतलब यह, जो मैं आम भाषा में समझाता हूं आप लोगों को, जो तुरंत याद हो जाए, जिससे मोबाइल के हॉटस्पॉट से आप क्लास लेंगे तो कैसे क्लास कनेक्ट होगी? ओके, मतलब राष्ट्रपति एक तरीके से घर का वह बड़ा बूढ़ा है जिसका नाम शादी के कार्ड्स में होता है, पर शादी का एक भी डिसीजन राष्ट्रपति मतलब उस बड़े बूढ़े से नहीं लिया जाता। जैसे हमारे क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में या वो शादियों के कार्ड में ज्यादातर दादा दादी के नाम से शादी के कार्ड छपते हैं, पर उनसे डिसीजन कहाँ लिया जाता है कि डीजे होगा नहीं होगा, क्रैकर्स फूटेंगे नहीं फूटेंगे, कॉकटेल होगी या नहीं होगी, उनसे कौन डिसीजन लेता है? डिसीजन तो जो मतलब फादर या ग्रूम या ब्राइड ही तय करते हैं ना। तो एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, वह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो मतलब दो हेड्स बता रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल हेड और नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड जिसका नाम लेके सारी चीजें होती हैं, पर डिसीजन किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर और रियल हेड का होता है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है क्लास, नाम लेकर के गवर्नर का होता है, पर डिसीजन क्या होता है? चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को होता है। पर क्लास यहां एक्सेप्शन है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां मतलब जो अपने दिमाग से काम ले। प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट बाउंड है फॉलो करने को एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं, वो प्रेसिडेंट में आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, अदरवाइज प्रेसिडेंट वही कहेगा जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा। पर गवर्नर कुछ मामलों में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को दरकिनार कर सकता है। इसलिए गवर्नर कुछ मामलों में ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से। समझ में आया क्लास? तो आज हम स्टेट, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक बाय नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। 2 दिन का टॉपिक है। ओके, 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये 4 लेक्चर का टॉपिक है पूरा, ये पूरा का टॉपिक। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी, इलेक्शंस, पंचायती राज। ये 4 मेजर बड़े टॉपिक हैं। उसके बाद फिर 2-2 लेक्चर, 2-2 दिन के टॉपिक हैं, करीब 5-6 A to Z है। मतलब ऐसी कमिटीज हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। 2012 के उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछी गई। ओके, तो वी विल टेक वन बाय वन, ठीक है। तो हम यहां पे देख रहे थे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्लियर होगा ना कि वो कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by a prime minister who shall aid and advise the president and the president shall act on such एडवाइस स्टैंडर्ड। ये आर्टिकल 74 कहता है। और आर्टिकल 74 हमारे क्या
अगर पूछा जाए भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा आर्टिकल स्टैब्लिश करता है, आर्टिकल 74। क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात होती है, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दो कार्यपालिका होते हैं, एक नामित कार्यपालिका होती है, एक असल कार्यपालिका होती है, एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। तो नॉमिनल हेड कौन हो गया, प्रेसिडेंट। कल को आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर प्रेसिडेंट देगा, अपॉइंटमेंट लेटर प्रेसिडेंट का नाम होगा कि राष्ट्रपति आपको बताता है कि आपने ये सिविल सेवा परीक्षा अंक इतने टॉप अंकों से उत्तीर्ण की है और आपको अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाओं का अवसर प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, आईएएस ऑफिसर बनने की अनुमति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति देगा। और इसी तरह से अगर आप पीसीएस क्वालिफाई करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नर देगा। ओके, कि मतलब तो आर्टिकल 61 आर्टिकल 63 की भी लैंग्वेज वही है। तो मतलब मैं ये यहां दिखाना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस वही है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का प्रोसेस है। बस यहां गवर्नर के पास क्या है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, कुछ अपने हिसाब से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के अंदर वो डिसीजन ले सकता है, जो कि वो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वहां सलाह बाउंडेशन नहीं है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनिट 19। ओके, न्यू टॉपिक। ओके, लिखे क्लास। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस होती है, प्रेसिडेंट, जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है वो सब प्रेसिडेंट। ओके, लिखे क्लास। Today we have to start with a new topic, that is chief minister and the council of minister. Okay, लिखे क्लास। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन लिखे, in the scheme of parliamentary form of government, in the scheme of parliamentary form of government, parliamentary form of government, the principle of parliamentary system, the principle of parliamentary system are not detailed in the constitution, are not detailed in the constitution, but only two articles with article 163 and article 164. Article 163 and article 164 deal with them in broad, sketchy. 163 and 164 deal with them in broad, sketchy and general manner. Article 163 deals with the status of council of minister. Article 163 deals with the status of council of minister, while Article 164 deals with the appointment, tenure, responsibilities, qualification, responsibility, qualification, oath, salaries, and allowances of the ministers. Oath, salaries and allowances of the ministers. Article 163 clause 1, आर्टिकल ऐसे लिखेंगे क्लास, आर्टिकल 163 ब्रैकेट 1 clause 1. Article 163 clause 1 says that there shall be a council of minister, with the chief minister
as the head, with the chief minister as the head, to aid and advise the governor, to aid and advise the governor in exercise of his function, to aid and advise the governor in exercise of his function, except those which are required to be done by the governor, except those which are required to be done by the governor on his or her discretion, done by the governor on his or her discretion. तो कहने का मतलब यह है, बस ये लाइन जो डिस्क्रिशन वाली लाइन है ना, वो प्रेसिडेंट में नहीं दे रखी है, बाकी लाइन सेम है कि भैया प्रेसिडेंट के लिए क्या कहा कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ओके, एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस स्टैंडर्ड, कि जो सलाह दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति उस सलाह पे अमल करेगा। बस आगे चल करके वाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक प्रोविजन जोड़ दिया गया कि प्रेसिडेंट एक बार चीजों को रिकंसीडर के लिए भेज सकता है, बट अगर उस चीजों को वापस जस का तस भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय साइन करने के अलावा। ओके, तो मतलब आर्टिकल 74 और 163 में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है और प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रखी है। क्लियर कट। ओके, अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गवर्नर को क्यों डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है क्लास? बिकॉज इंडिया जब एज अ कंट्री बना था, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो देयर वाज वेरियस डिवाइसिव फैक्टर्स। पाकिस्तान, अभी हमने हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा कि पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग से बना, फिर अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज आजादी मांग रहे थे, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। तो भारत में इसीलिए ध्यान रखिएगा, खासतौर से नए स्टूडेंट्स, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स अब तक वो रम चुके हैं, वो जान चुके हैं, नए स्टूडेंट्स खासतौर से ध्यान रखिएगा, भारत में डिवाइसिव फैक्टर्स तब बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एक्टिव अभी भी हैं, पर तब बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो भारत को एक रखने के लिए सेंटर को स्ट्रांग होना पड़ा। हमारे क्या वीक स्टेट है, स्ट्रांग सेंटर है, कनाडा मॉडल है। अमेरिका में क्या है? सेंटर, मैं ये नहीं कह सकता सेंटर वीक है, पर स्टेट्स वहां जरूर से ज्यादा स्ट्रांग है अमेरिका में। पर भारत में स्टेट्स वीक है, फाइनेंशियली भी वीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वीक है। सेंटर हैज द फुल पावर टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। वो वापस आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मर्ज कर सकता है, वो उत्तर प्रदेश को 3 टुकड़ों में बांट सकता है सेंटर, और बगैर उत्तर प्रदेश के विशेष के, बगैर उत्तर प्रदेश के विशेष। तो सेंटर हैज द पावर टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एनी टाइम। क्यों? क्योंकि तभी क्लास हमारे क्या सेंटर को पावरफुल बनाया गया ताकि डिवाइसिव टेंडेंसीज ना हो उसके। अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, वो तुरंत सेंटर को रिपोर्ट भेजेगा कि सर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से यहां पे प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लगा देना चाहिए। और जैसे ही आर्टिकल 356 लगता है, स्टेट गवर्नमेंट किनारे हट जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लग जाता है, स्टेट को कंट्रोल करने लग जाता है। कभी भी हमारे क्या मतलब प्रेसिडेंट रूल बहुत कॉमन बात है, प्रेसिडेंट रूल क्लियर है, जिसे गवर्नर रूल भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। क्यों लगाया? क्यों? बिकॉज टू मेंटेन, हम मानते हैं क्लास उसका मिसयूज बहुत हुआ है, बट रियल प्रोविजन क्या था? मतलब जैसे जब डॉक्टर अंबेडकर ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, तो आर्टिकल 356 पर डिबेट चल रही थी, तो पहला क्वेश्चन यह आया डॉक्टर अंबेडकर के साथ कि सामने कि हाउ कैन यू पुट सच अ ड्रैकोनियन लॉ इनटू द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाए। सेंटर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकता है। तो टू माय न्यू स्टूडेंट्स, मतलब वो उन स्टूडेंट्स नहीं जो 2019 और 2020 में इनरोल हुए थे, मोस्टली नए स्टूडेंट्स, मतलब अप्रैल 2020 के बाद वाले स्टूडेंट्स। भारत में सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहां लगा? वेरी गुड, पंजाब। पंजाब में लगा था। और सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल फेस करने वाला स्टेट? यूपी। यूपी, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में लगा, और सबसे पहला रूल पंजाब में लगा था। तब पंजाब नहीं था, पेप्सू था, पंजाब
पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू, पीपीएसयू। ओके, तो कहने का मतलब यह है क्लास, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74 एक जैसा है सिवाय गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के। ओके, रीजन बता दिया, क्योंकि बिकॉज डिवाइसिव टेंडेंसीज है इसलिए स्टेट को वीक रखा गया है। ओके, तो यहां हम वन बाय वन आर्टिकल 163 के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसमें क्या क्या कहा गया है, फिर 164 देखेंगे और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। ठीक है और जो जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए हैं इनसे रिलेटेड वो सारी चीज देख लेंगे। जैसे मैंने कहा, लिटरेचर आपको कल मॉर्निंग तक आपके व्हाट्सएप नंबर पे पूरा डिटेल पहुंच जाएगा लिटरेचर। ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन does not contain any specific procedure. The constitution does not contain any specific procedure for the election and appointment of chief minister, for the selection and appointment of chief minister. Article 164 only says that Article 164 only says that 164 only says that the chief minister shall be appointed by governor. That the chief minister shall be appointed by governor. By governor. However, as a matter of well-established convention, it is the leader of legislative assembly. It is the convention, paripati, prachalan, well-established convention. It is the leader of legislative assembly who should be appointed as chief minister. लेजिस्लेटिव असेंबली जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लेके आया हो। अभी उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव होने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी, जिस दल की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी, जो बहुमत में होगा, उसी का लीडर तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। उत्तर प्रदेश में जिस दल की सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी उसका लीडर चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर बीजेपी की मेजॉरिटी है तो बीजेपी का लीडर कौन है? योगी जी। अगर सपा की मेजॉरिटी है तो सपा के लीडर कौन है? मिस्टर अखिलेश यादव। तो लाइन तो साफ कह रही है कि जिसके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी उसी का चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके, लिखिए क्लास, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली हु शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, फुल स्टॉप। Thus in normal circumstances, the choice of governor is limited. Thus in normal circumstances, the choice of governor is limited to the leader of majority party. To the leader of majority party. Majority party. Full stop. But there are many circumstances. Many circumstances where the governor should have to exercise his discretion, where the governor should have to exercise his discretion in selecting chief minister. मतलब जब कभी हंग असेंबली आए, क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो, तब गवर्नर का डिस्क्रिप्शन चलता है किसको वो सरकार के लिए बुलाता है। इफ यू रिमेंबर वे बैक इन 2013 जब दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, 13 के आसपास जब दिल्ली में असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी थी, उसके बाद
आप थी और थर्ड नंबर पे कांग्रेस थी, इफ यू रिमेंबर। तो अब क्योंकि हंग असेंबली आई थी, किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, अब कांग्रेस बीजेपी के साथ जा नहीं सकती थी, आप जिसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था वो भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पशुपेश में थे, ही वॉज इन परप्लेक्स पोजिशन, किसको बुलाया जाए। बीजेपी ने कहा कि भाई हमारे पास संख्या बल है नहीं, हम हाईएस्ट नंबर तो लेके आए हैं पर हमारे पास संख्या बल नहीं है, तो हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे नहीं। अब बॉल किसके पाले में गई, कांग्रेस और आपके पाले में। पहले तो आप मतलब थोड़ा पीछे है, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, फिर आखिरी में वही हुआ जो बाकी होता है कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और खरीद फरोख्त हो रही है हमारे एमएलएस की, और कांग्रेस और आपने गठबंधन सरकार बना ली। तो मतलब जहां पे जब कभी हंग असेंबली आए तो गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि किसको बुलाता है, पर उसके लिए भी एक नॉर्म्स हैं कि आपको सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए जिस दल के सबसे हाईएस्ट नंबर हो या कोलिशन के सबसे हाईएस्ट नंबर। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए नेक्स्ट लाइन। द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on the advice of chief minister. The other ministers are appointed by the governor on the advice of chief minister. In the appointment of the other ministers, the chief minister has the final say. The chief minister has the final say. In the appointment of the other ministers, the chief minister has the final say because it is the chief minister who has to run the government. Because it is the chief minister who has to run the government. Full stop. That is indeed necessary. That is indeed necessary in order to ensure successful operation. Indeed necessary in order to ensure the successful operation of the rule of collective responsibility. Of the rule of collective responsibility. Sir, successful operation of the rule of collective responsibility. Full stop. The Council of Ministers, the Council of Ministers in the states is constituted and function in the same way as the Union Cabinet. As the Union Cabinet. As the Union Cabinet. Full stop. Liye class. Size of the Council of Ministers. Size of the Council of Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा क्लास, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, आप कितने भी को भी मिनिस्टर बना सकते हो, कितने को भी मिनिस्टर बना सकते हो, ओके। पर इससे क्या हुआ, इस क्लॉज का मिसयूज होने लग गया। लोग ओपनली बार्गेन करते थे कि सरकार अगर सपोज एक दो मेजॉरिटी से चल रही है, एक दो मेजॉरिटी बिल्कुल थिन मेजॉरिटी से चल रही है, तो सरकार को सिक्योर बनाने के लिए सरकार विपक्ष के पास अपोजिशन का फोन जाता था, पाला बदल लो, गवर्नमेंट में आ जाओ, मिनिस्टर बना देंगे। विपक्ष को लगता था कि ऐसे मतलब रूखा सूखा चल रहा है, मिनिस्टर बन जाएंगे तो अच्छा खासा चलने लग जाएगा चीजें। तो वो रातों रात मतलब, क्योंकि गाइस असल में इसलिए चीज बता रहा हूं, आप लोग में से जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो अभी भी जिन्होंने बिल्कुल अभी ग्रेजुएशन करके शुरुआत की है तैयारी,
क्योंकि आप लोगों के समय में ये सब अमेंडमेंट्स जब हुआ था ना, तब आप बहुत छोटे बच्चे थे, नर्सरी में पढ़ रहे होगे, ये 2003 में अमेंडमेंट्स हुए थे, तो आपको ये सब नॉलेज नहीं है। मतलब हम तब ग्रेजुएशन कर चुके थे, पीजी में थे जब ये सब अमेंडमेंट्स लाए गए, तो हम ये सब चीजें लाइव देखें। रातों रात टीवी पे मिनिस्टर्स वो आते थे और अंतरात्मा चेंज हो जाता था, मतलब बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते थे और कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते थे, कि अंतरात्मा हमारी चेंज हो गई, अब हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, और जनता जो जिसने जिस पार्टी को वोट दिया था वो तो बेवकूफी देखती रहती थी कि हमने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी वाले ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, या हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस वाले ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इस चीज को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अब डेमोक्रेसी का ही तो मिसयूज हुआ, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें यह कहा गया मिनिस्टर की साइज 15% ऑफ द असेंबली साइज होना चाहिए। मतलब जितनी असेंबली है उसका 15% मिनिस्ट्री की साइज होना चाहिए। मतलब अब आप 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। जितनी ज्यादा असेंबली की साइज है, जैसे सपोज उत्तर प्रदेश में 403 आपके एमएलएज हैं, तो कितने मिनिस्टर बनेंगे? 15%। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो जस्ट इंजीनियर साहब 403 का 15% कितना होगा? 60 62 63। तो मतलब सपोज मान ले 63 है, तो 63 कुल बन सकते हैं, ये उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो अब क्या हो गया? लिमिटेशन लगा दी गई है। पहले क्या था? लिमिटेशन नहीं था। जब लिमिटेशन नहीं था तो जंबो कैबिनेट होती, जैसे हम लोग जंबो कैबिनेट कहते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 90 मिनिस्टर्स होते थे, 90 मिनिस्टर्स, 90 मिनिस्टर का जंबो कैबिनेट होता था। अब जितने मिनिस्टर्स हैं सबको सैलरी और उनके उनके सारे पैराफिनालिया खर्चे, अब क्या है आप उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। और ये क्लॉज कब जोड़ा गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्लास। इनिशियली इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, there was no provision which limits the size of council of minister. However, via council of minister, via 91st Constitutional Amendment Act 2003, 91st Constitutional Amendment Act 2003, two new clauses, 1A and 1B was inserted in Article 164. 1A and 1B, कैपिटल A कैपिटल B लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिख दीजिएगा। 1A and 1B was inserted in Article 164, Clause 1. This amendment put a limit on the size of ministry. This amendment put a limit on the size of ministry. It provides that the total number of ministers, including chief minister, the total number of ministers, including chief minister, in the council of ministers, total number of ministers, including chief minister, in the council of ministers, in a state shall not exceed
15% of total number of members of legislative assembly of the state total number of members of legislative assembly of the state however it should not be less than 12 for smaller states. It should not be less than 12 for smaller states. Less than 12 for smaller states. 12 number 12 for smaller states. जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 12 बन सकते हैं. तो उत्तराखंड में तो 70 तो सीट्स है. अगर 15% निकाला जाए तो 10 से कम आएगा भैया. नहीं 9 10.5. तो उत्तराखंड में मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 12. पर एक एक्सेप्शन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. हाउएवर there is an exception to this. However, there is exception to this. As per article 239 AA, कैपिटल्स लिखेंगे, आर्टिकल 239 AA of the Indian Constitution, the number of ministries cannot exceed 10%. Number of ministries cannot exceed 10% of Delhi assembly seats. 10% in Delhi assembly seats. दिल्ली में 15% का रूल नहीं चलता है. दिल्ली में कितने परसेंट का रूल चलता है? 10% का. तो दिल्ली में मैक्सिमम काउंसिल मिनिस्टर कितने बनेंगे? 7. 70 सीटें हैं, 10 लिखे. Therefore, in Delhi there can be maximum of 7 council of ministers. There can be maximum of 7 council of ministers. Therefore, in Delhi there can be maximum of 7 council of ministers. council of ministers. दिल्ली में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में भी 70 सीटें हैं, दिल्ली में भी 70 सीटें हैं. तो दिल्ली में पर उत्तराखंड में 15% वाला रूल चलता है, पर क्योंकि उत्तराखंड छोटा है तो इसलिए 12 अलाउ है. दिल्ली में 10% वाला रूल चलता है. दिल्ली में सिर्फ 7 सीटें, 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे. याद रहेगा ना क्लास ये चीज. ये क्लॉज किससे आया? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. किस साल पास हुआ? 2003 में पास हुआ. ठीक है. क्यों हुआ? जस्ट टू लिमिट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्यों लिमिट करवाया गया? डेमोक्रेसी, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी. ये जो डेमोक्रेसी का खुला मजाक होता था, जैसे आपके महाराष्ट्र में हुआ, बीजेपी शिवसेना सालों साल एक साथ थी और अचानक शिवसेना, पर क्योंकि पार्टी अलग थी इसलिए कुछ कर नहीं पाए. पार्टी अलग थी ना, शिवसेना बस अलग पार्टी, बीजेपी अलग पार्टी थी, पार्टी अलग थी, इसमें कुछ नहीं कर पाए. बट वो भी तो अपॉर्चुनिस्टिक ही हुआ ना, कि मतलब आपने चीफ मिनिस्टर के चक्कर में या पावर पाने के चक्कर में आपने उस गठबंधन को ही छोड़ दिया. और वो गठबंधन जो हिंदुत्व कहता रहता, शिवसेना ओपनली कहता कि हम हिंदुत्व वाली पार्टी. आपने देखा होगा ना, राहुल बाबा कई बार हिंदू हिंदुत्व हिंदू हिंदुत्व हिंदू हिंदुत्व कहते हैं. शिवसेना तो ओपनली कहते हैं हम हिंदुत्व पार्टी. सत्ता का खेल. तो अब सत्ता का खेल धीरे धीरे मतलब एक तरीके से उसे स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है. पहले ये ओपनली होता था, मतलब आप 90s की पॉलिटिक्स देखो, ओपनली होता था, क्योंकि तब गठबंधन की सरकारें चलती थी, रीजनल पार्टीज प्लेयर हो जाती थी, तो किसी का क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती थी, और हर कोई चाहता था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबल हो. तो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी. न्यू स्टूडेंट्स, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब नहीं घोड़े की खरीद फरोख्त नहीं, एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त होती थी, उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था. ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग होती थी. ओके. तो ये सब चीज ना हो इसलिए लिमिटेशन लगा दी. तो ध्यान रखिएगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नॉट ओनली includes article 164, it also includes article 75, सेंट्रल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उस पे भी 15% का रूल चलता. सेंटर में कितनी सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें? 545. 15% ऑफ 545.
टोटल काउंसिल में से इतने ही रहेंगे, 15% ऑफ 545। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। देखिए, द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। द term of chief minister is not fixed, and he holds the office during the pleasure of the governor. And he holds the office during the pleasure of the governor. However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. This does not mean that the governor can dismiss him at any time. The chief minister along his council of ministers, cannot be dismissed by the governor, as long he enjoys the majority support in legislative assembly. As long he enjoys the majority support in legislative assembly. Full stop. But if he loses the confidence of the assembly, if he loses the confidence of the assembly, the chief minister must resign. Or the governor has the authority to dismiss him. देखिए, सब हेडिंग डालिए। नॉन लेजिस्लेटर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। नॉन लेजिस्लेटर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, ब्रैकेट ऑब्लिक चीफ मिनिस्टर लिख लेना। क्या कोई जो मेंबर नहीं है वो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा है कि कोई भी मेंबर, अगर वो कोई भी व्यक्ति जो क्वालिफिकेशन रखता है मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने की, या विधानसभा मतलब आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने की, उसे मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट within 6 months, he has to within 6 months उसे लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो किसी दोनों में से, अगर जैसे उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली से 6 महीने के अंदर उसे चुनकर आना हो। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पहले के जो लगातार तीन चीफ मिनिस्टर हैं, तीनों के तीनों लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए। सबसे आपके 2007 में मायावती जीती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव, सपा पार्टी आई, अखिलेश यादव लेजिस्लेटिव काउंसिल से, योगी जी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इस बार लड़ रहे हैं गोरखपुर से, पर पहले जो योगी जी से लेजिस्लेटिव काउंसिल से थे, कोई डायरेक्टली इलेक्ट नहीं था। पर उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको बता दें, सबसे पहले जब वे बैक 2012 में जब यहां कांग्रेस जीती थी, ओके, तो सबसे पहले जब कांग्रेस जीती थी
तो कांग्रेस में एक तरह से ये होड़ मच गई कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो सबसे पहले बहुगुणा जी को, उनका पूरा नाम क्या है, विजय बहुगुणा जी को डिसाइड किया गया, आला कमान ने, दिल्ली की आला कमान ने डिसाइड किया विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पर विजय बहुगुणा जी तो क्या थे, एमपी थे। विजय बहुगुणा जी तो एमएलए थे ही नहीं, एमपी थे। तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, उन्होंने एमपी से तो रिजाइन कर दिया, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। पर विजय बहुगुणा जी को 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सीट से इलेक्ट होना था। तो शायद सितारगंज की सीट खाली कराई गई थी और सितारगंज की सीट से वो जीते थे। भाई चीफ मिनिस्टर के लिए सीट खाली कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। हाँ डेफिनेटली। तो कई बार क्या होता है, इसके लिए जो जो दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है उसको लालच दिया जाता है, किसी मेंबर को फोन जाता है कर दो सीट, क्योंकि उसकी सीट कम नहीं होगी ना विनिंग पार्टी की, नहीं तो विनिंग पार्टी की सीट कम। इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं। हाँ बिल्कुल खड़ा हो, सेम प्रोसेस होता है। क्लियर है? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑफलाइन पूछ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, सब चीज क्लियर है? अभी एक मिनट, अरे भाई हाँ या ना, इज इट क्लियर? शांति। ओके, थैंक यू। ओके चलिए। यस ओके। हाँ आपको समझ में नहीं आया कैंटूरा जी को, तो कैंटूरा जी बात ये है, कई बार क्या होता है कि बाहर से कैंडिडेट को लाया जाता है जो कि एमएलए नहीं है। अब उसे 6 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली से खड़ा होना है। तो ऑलरेडी सरकार तो बन चुकी है, तो एक सीट खाली करवाई जाएगी सर। तो खाली करवाई गई सीट, तो अब जब सीट खाली होगी, वो मिनिस्टर, जब कोई जो मेंबर होगा जो उस सीट में जो चुना गया होगा, वो रिजाइन करता है, वो स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देता है कि हम छोड़ रहे हैं अपनी सीट। वो सीट खाली हुई तो उससे जो चीफ मिनिस्टर बना है उससे उस सीट से लड़वाया जाएगा, इलेक्ट कराया जाएगा। तो बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन की तरह होता है, एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो गया, बाकी सब अपोजिशन के हो गए। सर हारे हैं, यस, ये भी हुआ है। मैं इंतजार कर रहा था कोई मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछे। झारखंड में हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी थी इस तरीके से, और शिबू सोरेन जो इस समय चीफ मिनिस्टर के फादर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेड, जिन्होंने जेएम झारखंड मूवमेंट चलाई थी, शिबू सोरेन, वो चीफ मिनिस्टर बने। पर बाई इलेक्शन में वो हार गए थे। फिर आप क्या, जब बाई इलेक्शन में हार गए तो क्या फिर दूसरे को पार्टी को देना पड़ा, सौंपना पड़ा सत्ता? क्या नहीं, तो वो तो पहले ही उन्होंने उनसे हटवा ली है सीट। यही सर, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का केस चला है, मैं यही चीज आ रहा था। अब देखिए क्या होता, अब देखो यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक नॉन, जैसे मेरे को भी अगर कहा जाए, जैसे मैं तो ना एमपी हूं ना एमएलए हूं, ओके, मेरे को अगर फोन आता है सपोज राजभवन से कि हाँ भाई आइए सक्सेना जी हम आपको मिनिस्टर बना रहे हैं, तो कल मैं खुशी खुशी तैयार होकर सदरी अदरी पहन करके चला जाऊंगा शपथ लेने के लिए, ओके, और मैं शपथ लेते ही मैं मिनिस्टर बन भी जाऊंगा। पर मुझे 6 महीने के अंदर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट में से कोई एक सीट जीतनी होगी, तभी मैं रह सकता हूं, ठीक है। अब तमिलनाडु में ऐसा केस क्या हुआ, तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट का केस चला ऐसा। तमिलनाडु में एक बार क्या हुआ कि जयललिता को, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थी, आय से अधिक संपत्ति के केस में कन्विक्ट कर लिया गया, ओके, जो उनके एसेट्स थे वो मोर देन इनकम थे, तो इट वाज कन्विक्टेड और उनको 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी गई। हमारे क्या कानून क्या कहता है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा जिनको मिलती है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते इलेक्शन, लड़ ही नहीं सकते, ओके। जो कन्विक्टेड हैं 2 या 2 साल से ऊपर के, 2 साल से नीचे के हैं वो तो के है लड़ सकते हैं, पर 2 साल से ऊपर की सजा है, 2 या 2 साल से ऊपर की सजा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जयललिता जी इलेक्शन नहीं लड़ी, ओके। पर एआईएडीएमके ने थंपिंग मेजॉरिटी तमिलनाडु ने जीती, थंपिंग मेजॉरिटी। अब जितने एआईएडीएमके के एमएलए थे
उस समय तमिलनाडु की गवर्नर थी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज श्रीमती फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थी, तमिलनाडु की गवर्नर, शी वाज द गवर्नर, लेडी गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। फातिमा बीबी के आगे तमिलनाडु के एमएलएज ने कहा हम तो जयललिता को अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। वो चीफ मिनिस्टर जो वो मेंबर जो लड़ ही नहीं सकता चुनाव बिकॉज ऑफ द करप्शन चार्जेस, उन्होंने कहा हम तो चीफ मिनिस्टर जयललिता को मारते हैं। अब फातिमा बीबी के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का क्वेश्चन कि वो जो लड़ा नहीं है, बट कानून क्या कहता है, कोई भी नॉन मेंबर 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो फातिमा बीबी ने कहा ठीक है, जयललिता जी 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाती है। 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बन गई। अब जब 6 महीने खत्म होने को आने लग गए तो अब क्या हुआ, अब क्या, तो उनके जो नियर डियर थे उन्होंने सलाह दी उनको, मैम रिजाइन कर दो, फिर से हम 6 महीने के लिए आपको चुन लेंगे। ओके, और वो वैसे ही प्रोसेस शुरू होने वाला था कि हाई कोर्ट में केस चला गया कि हाउ कैन शी कैन डू दिस थिंग। ये तो डेमोक्रेसी को बाईपास करना हो गया ना कि आप इलेक्टेड भी नहीं हो और ये कोर्ट उधर हाई कोर्ट से गया, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस, मैं आपको लिखवाऊंगा ये पूरा कोर्ट केस कोर्ट करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस प्रोविजन शुड बी एक्टेड या शुड बी अप्लाइड एज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन वाला प्रोसेस है, जिसे आप रेगुलर बेस में डेमोक्रेसी को बाईपास करने के लिए नहीं कर सकते। जयललिता के वकील ने यह दलील दी कि वो जनता का थंपिंग मेजॉरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनता की थंपिंग मेजॉरिटी को आप डेमोक्रेसी को बाईपास करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप क्या है, आप एक बार तो ऐसा कुछ कर सकते हो, ये नहीं कि उससे पहले आपने फिर से रिजाइन दिया और फिर से आप इलेक्ट होकर बन गए। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिखे क्लास। नॉन लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। द गवर्नर में अपॉइंट अ पर्सन। हाँ हाँ, नहीं 6 साल के लिए आप नहीं लड़ सकते हो, 6 साल के लिए। ओके, उसके बाद आप लड़ सकते हो। ओके, द गवर्नर, हाँ सर बोलिए। बाय इलेक्शन देखिए, अगर मेजर इलेक्शन को 6 महीने नहीं बचे, मतलब जनरल इलेक्शन जैसे अभी उत्तराखंड का चुनाव होगा सपोज बाय चांस, या उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, या जैसे सपोज इस समय लोकसभा है, कोई भी लोकसभा का एमपी रिजाइन कर दे या उसकी डेथ हो जाए तो एक सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अभी लोकसभा के इलेक्शन होने में समय है, 2024 में होने हैं लोकसभा के इलेक्शन, तो बाय इलेक्शन हो जाएंगे 6 महीने के। ठीक है, बट अगर सपोज मई 2024 में, अप्रैल 2024 में इलेक्शन होने हैं, मार्च अप्रैल 2024 में इलेक्शन होने हैं, और आपके अक्टूबर में सीट वेकेंट होती है, तो इलेक्शन कमीशन, तो फिर जब 6 महीने बचते हैं ना, तो फिर बाय इलेक्शन नहीं होते, फिर वो कहते हैं 6 महीने तक सीट वेकेंट रहने दो, अगली बार इकट्ठा ही इलेक्शन कराते हैं। हाँ, पर हाँ, अगर 6 महीने का अगर अंतराल नहीं बचा है, मतलब सपोज सीट वेकेंट हुई और विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर मेजर इलेक्शन होने वाले हैं, बड़े इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो उसी के साथ होंगे। और अगर डिफरेंस बचा हुआ, जैसे सपोज अभी सीट खाली होती है और अभी 2024 में आने में समय है, तो फिर इलेक्शन होगा विद इन 6 मंथ्स के अंदर। क्लियर है? ओके, लिखे, द गवर्नर में अपॉइंट अ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर। द गवर्नर में अपॉइंट अ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर who is not a member of either house of the state legislature. The governor may appoint a person as a chief minister or minister who is not a member of either house of the state legislature, who is not a member of either house of the state legislature, full stop, but he must be elected to any house, but he must be elected to any house of the state legislature, but he must be elected to any house of the state legislature within the period of 6 months, within the period of 6 months if he does not become a member of the legislature, if he does not become a member of the legislature within 6 months of his appointment, within 6 months of his appointment, member of legislature within 6 months of the appointment,
as the chief minister of his appointment, as the chief minister or minister, he will cease to be chief minister or minister. He will cease to be chief minister or minister as per Article 164 clause 4. As per Article 164 clause 4. He will cease to be chief minister or minister. जैसे मैंने आपको अभी शिबू सोरेन जी का एग्जांपल बताया था कि वो मेंबर एमपी थे, पर जैसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट बनी, ही रैन एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर. भाई चीफ मिनिस्टर कौन छोड़ना चाहेगा? ओके, पर बाय इलेक्शन हुए, वो बाय इलेक्शन में हार गए. ओके, तो इस तरह देखिए क्लास, हेडिंग डालिए नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. हेडिंग डालिए नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. मिनिस्टर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड. Minister without getting himself elected. Without getting himself elected. लिखे in the landmark judgment, Supreme Court in SR Chaudhary versus State of Punjab 2001 case. SR Chaudhary versus State of Punjab 2001 case. The Supreme Court held that a non-member cannot be repeatedly appointed as minister, for a term of 6 consecutive months. Without getting himself elected in the meanwhile. Reappoint 6 month पर्सन चेंज है मतलब हाँ हाँ वो ना गया. हाँ तो वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है. ओके जस्ट अ मिनट, ये वो ऑटो ले रहा होगा शायद. जस्ट ठीक है. ठीक है क्लास, नेक्स्ट लाइन. Just hold on, guys. I think it's now fine. Take a class. It was contended that the appointment of respondent, the appointment of a person for a second time during the term of same legislature without being elected as member of legislature, was violative of Article 164 clause 4.
ये बार बार इसका फोकस कुछ हो रहा था, पर फिलहाल अभी सही हो गया है। अगर होगा तो आई विल गिव यू अ कॉल, ठीक है। 164 clause 4 and therefore invalid. Therefore invalid. The Supreme Court said that this clause is essentially required. The Supreme Court said that this clause is essentially required to meet very exceptional situation, and must be strictly construed and sparingly used, full stop. The clear mandate of Article 164 clause 4, the clear mandate of Article 164 clause 4 is that if an individual concerned is not able to get elected, to the legislative within the grace period of 6 consecutive months, he shall cease to be minister. The then Chief Justice of India, Justice A.S. Anand said that democratic process which lies at the core of our constitutional scheme, cannot be permitted. Democratic process which lies at the core of our democratic scheme cannot be permitted to be flouted. Sir, please repeat this line. The then Chief Justice of India. Justice A.S. Anand in his judgment says that Justice A.S. Anand in his judgment said that democratic process which lies at the core of our constitutional scheme cannot be permitted to be flouted in this manner. फुल स्टॉप। तो ये तो पहला केस हो गया कि मतलब कोई भी नॉन लेजिस्लेचर 2 बार मिनिस्टर नहीं बन सकता अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ। ओके, सेकंड केस लिखिए क्लास। कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर। अब यहां जयललिता वाला केस आ जाएगा। कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, मतलब जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो उसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट क्या नहीं किया जा सकता। ओके, देख क्लास। इन लैंडमार्क जजमेंट B.R. Kapoor versus State of Tamil Nadu, 2001 case, a 5-judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge constitutional bench held that a person convicted of criminal offense, a 5 judge
and sentenced to more than 2 years of imprisonment offense and sentenced to more than 2 years of imprisonment cannot be appointed as chief minister. Cannot be appointed as chief minister. In 2001 legislative assembly election, in 2001 legislative assembly election, AIADMK, तो सौम्या बताएगी पेरेंट पार्टी कौन सी थी AIADMK की? डीएमके। और डीएमके की पेरेंट पार्टी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी किसने बनाई थी? एस रामनाथन। वो सीएन मुदलियार, पी त्यागराजा चेट्टी, सीएन मुदलियार, पी त्यागराजा। किस साल? 1916। अभी पढ़ाया था ना कास्ट मूवमेंट में। कौन से शहर में? मद्रास में। ओके ओके, जस्टिस पार्टी से ही आगे चल के डीएमके बनी है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट डीएमके बनी है। डीएमके ही आगे चल के AIADMK बनी। मतलब डीएमके का जो एक तरीके से आगे स्प्लिट हुआ। ओके, एमजीआर ने AIADMK, एमजी रामचंद्रन ने। ओके, ले क्लास लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, AIADMK पार्टी हेड श्रीमती जयललिता। श्रीमती जयललिता की स्पेलिंग देख लीजिएगा, जयललिता। श्रीमती जयललिता won the election with thumping majority. However, prior to election, she was convicted under Prevention of Corruption Act. She was convicted under Prevention of Corruption Act and sentenced to imprisonment for more than 2 years. Corruption Act and sentenced to imprisonment for more than 2 years. As a result of this, imprisonment for more than 2 years. As a result of this, she was disqualified to contest election by Election Commission. She was disqualified to contest election by Election Commission. Disqualified to contest election by Election Commission. First of, however, her party elected her its leader. However, her party elected her its leader. The then governor, Srimati Fatima Bibi. The then governor, Srimati Fatima Bibi, taking the clause of Article 164, Clause 4. Taking the clause of Article 164, Clause 4, appointed her chief minister for a period of 6 months. Appointed her chief minister for a period of 6 months. Okay. However, when the period of 6 months was to be over, when the period of 6 months was to be over, it was decided by the party. That Jayalalitha should resign from the post
and again and would again become the chief minister as per article 164 clause 4. As per article 164 clause 4. So meanwhile, the Supreme Court held that appointment of Srimati Jayalalitha as chief minister was not made in accordance with the provision of constitution. Appointment of Srimati Jayalalitha as chief minister was not made in accordance with the provision of constitution, therefore unconstitutional and invalid. Provision of the constitution, therefore unconstitutional and invalid. The Supreme Court held that unconstitutional and invalid. The Supreme Court held that a person who had been convicted of criminal offense, and sentenced to more than 2 years, cannot be appointed as chief minister, and sentenced to more than 2 years cannot be appointed as chief minister. A non-member can be appointed as chief minister only when he or she possesses qualification under article 173 the court rejected the argument of Srimati Jayalalitha's advocate that the mandate is supreme, and the will of the people must be respected. Mandate is supreme. Advocate that mandate is supreme and the will of the people must be respected. कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया था. However, the court declared that acts done by chief minister up till now will remain to be valid and will have no adverse effect on the government. तो यहां दो चीज समझ में आ गई. कन्विक्टेड पर्सन को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा नॉन लेजिस्लेचर को बार बार मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर. समझ में आ गया क्लास? एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट? लेक्चर क्लियर है? 163 से अपॉइंटमेंट होता है. ओके, और 163 मतलब एक तरीके से वैसे ही मिरर इमेज है 74 का, आर्टिकल 74 का, जिसमें प्राइम चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को वो एड एंड एडवाइस करेंगे, और गवर्नर वैसे ही एडवाइस करेगा, वैसे ही एक्ट करेगा जैसा कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में करते थे. क्लियर है? कल हम इसके आगे करेंगे
कल जहां तक है हम लेजिस्लेचर शुरू कर देंगे, मतलब ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बचा है। ओके, लेजिस्लेचर शुरू कर देंगे। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना आज के लेक्चर में? ऑफलाइन ऑनलाइन ऑल थिंग्स आर क्लियर। केसेस आर इंपॉर्टेंट क्लास, केसेस आपको जस्टिफाई करते हैं आपके राइटिंग्स को। ओके, जो नए स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट केसेस आर लाइक केमिकल इक्वेशंस। केमिस्ट्री में कहा जाता है ना, लिटरेचर आप लिखो, केमिकल इक्वेशन लिख दो, तो केमिकल इक्वेशंस से आपको चीज को बेस मिल जाता है। तो अगर आप लिख रहे हो कि कन्विक्टेड पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, कोर्ट लिख दो ब्रैकेट में, BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 केस। पर आपको हर केस के पीछे क्या हुआ था हर जानने की जरूरत नहीं है इंडियन पॉलिटी में, फिर लॉ का एरिया आ जाता है। क्लियर है गाइस? ओके, तो क्लास सी यू टुमारो। कल हम नया ट्रेड यूनियन मूवमेंट शुरू करेंगे, ट्रेड यूनियन शुरू करेंगे फ्रॉम 6 o'clock, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस, कंटिन्यू विद दिस थिंग। ओके, थैंक यू, थैंक्स मच।